तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं प्रोफेसर सरोज कुमार सुमन से। सर, आपने प्लान स्टार्ट किया था जी। हमने सुना कि वो प्लान आपका स्टार्ट हो चुका है जी। तो सबसे पहले तो हम उसका स्थान जानना चाहते हैं कि कहाँ पर आपने ये प्लान एस्टेब्लिश किया है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये प्लान स्टार्ट हो चुका है। ये ग्रेटर नोएडा का एक कॉलेज है, अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं उसका नाम, मगर इसमें ये है कि जो भी बच्चे आते हैं अब मेरे थ्रू एडमिशन लेते हैं और मेरे अंदर पढ़ाई करते हैं तो सभी फैकल्टीज उनके IITians होंगे। ये सेट हो गया है और ये जो सेट हुआ है बहुत हायर अथॉरिटी से सेट हुआ है, जिसमें क्या होगा कि जो भी हमारे थ्रू एडमिशन कराते हैं और वो उस कॉलेज पढ़ते हैं एक साथ, उनको सभी के सभी टीचर प्रीमियम कॉलेज के होंगे और ये नहीं समझा जाए कि उनकी पढ़ाई नॉर्मल टाइप से होगी जैसे कि अदर कॉलेजेस में होते हैं। नॉर्मली कॉलेज में क्या है कि कोई फैकल्टी आते हैं पढ़ाते हैं और फैकल्टी को भी कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, जब वो आते हैं अपना आकर के कॉलेज छोड़ के कहीं चले गए। मगर हमारे प्लान में ऐसा नहीं है, जो टीचर ज्वाइन करेंगे वो पूरे सेमेस्टर तक वहाँ पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद भी वो कहीं जा सकते हैं, बच्चे पर कोई भी हैम्पर नहीं होगा। तो ये चीज हम ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट कर चुके हैं और इसका डिटेल धीरे धीरे हम आपको देते रहेंगे। सर, दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, आपने ग्रेटर नोएडा को ही क्यों चुना? कि और भी जगह हैं और भी इंस्टीट्यूशन है, तो आपको ग्रेटर नोएडा में ऐसा क्या लगा कि वहाँ क्यों इस टाइप का एनवायरनमेंट बनाया जाए? ग्रेटर नोएडा एक ऐसा जगह है जो दिल्ली NCR है और दिल्ली NCR में क्या है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया से ये सबका चॉइस होता है कि हम कैपिटल में पढ़े। कैपिटल का मतलब है दिल्ली। तो हम ये सोचे कि अगर हम दूसरे जगह जाएंगे तो हर बच्चे दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं बट दिल्ली आ सकते हैं, इसलिए हम एक सिलेक्शन किए कि दिल्ली एक ऐसा जगह है जहां पर इसका अच्छा पढ़ाई किया जा सकता है, अच्छे ढंग से मेंटेन किया जा सकता है और मेरे पास जो भी रिसोर्सेस है यहाँ अच्छे ढंग से इसका रिसोर्स का हम यूज कर सकते हैं। इसलिए दिल्ली में आपका ग्रेटर नोएडा का जो नॉलेज पार्क है वो एक कॉलेज का हब है, इसलिए उसी सेक्शन को सिलेक्शन किया गया है जिससे कि वहाँ बच्चे हैं, बच्चों को अच्छे बेनिफिट मिले और बच्चों को ज्यादा टेंशन ना हो या सर्च करने भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम ग्रेटर नोएडा को सिलेक्शन किए। सर, एक चीज, आप जो कॉलेज प्रोवाइड बच्चों को करेंगे तो जो कॉलेज है वो किस किस चीज से एफिलिएटेड होगा, क्योंकि एफिलिएशन भी मायने रखता है। जी जी, जी। हाँ, तो आप थोड़ा सा बच्चों को विस्तार से उसका एफिलिएशन बताइए। तो देखिए, आप कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो कॉलेज में क्या है कि फैकल्टी होते हैं, फैकल्टी पढ़ाते हैं और वहाँ जो डिग्री होती है, अगर वो कॉलेज है तो डिग्री देती है यूनिवर्सिटी। कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसका अपना स्टैंडर्ड है, उसका टाइमलाइन है कि किस तरह से एग्जामिनेशन होना है, वो सभी चीज को मैनेज किया जाएगा मेरे प्रोग्राम के थ्रू। और मेरा प्रोग्राम बहुत सिंपल है कि जो भी बच्चे आएंगे हम टॉप फैकल्टी देंगे। 3rd ईयर तक में किसी न किसी एक गवर्नमेंट जॉब का उस तरह का रैंक होगा, गेट की अच्छी तैयारी होगी और एक टॉप लेवल का कंपटीशन बच्चे क्वालिफाई करें। अब 4th ईयर में हमें यही टारगेट है कि बच्चे का अच्छे जगह सिलेक्शन हो। इंटर्नशिप के लिए नहीं बच्चे को सोचना है, इंटर्नशिप भी कहीं भी जा कर सकते हैं, हम उनका सेट रखेंगे। इंटर्नशिप भी ऐसा नहीं कि इंटर्नशिप के लिए उनको सोचना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, ये सब काम नहीं है, वो सब मेरा जिम्मेदारी है। इसलिए इस प्रोग्राम में बहुत सारे फैसिलिटीज। तो मतलब आप बच्चों को गेट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लेसमेंट के लिए बच्चों को सोचना नहीं है, तो बच्चों को कोई परेशानी इसमें नहीं है। क्या है कि जब कॉलेज खुलती है, जो उसके मालिक होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होता है। वो क्या है कि वो सिर्फ एम्प्लॉय के भरोसे जीते हैं। ये जो सच्चाई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये ऐसा होता है, मगर कोई अच्छा एम्प्लॉय ऐसा मिले, ऐसे लोग मिले जो उस कॉलेज का हाइट बढ़ा सके, तो उसके लिए क्या है कि उस कॉलेज के लिए बहुत अच्छा चीज होता है। तो वही हम वो काम कर रहे हैं कि किसी कॉलेज के अंदर हम एक ऐसा चीज लाएं कि कॉलेज का प्रोग्रेस तो होना चाहिए, बट पहला प्रोग्रेस स्टूडेंट का होना चाहिए कि स्टूडेंट को क्या चाहिए। स्टूडेंट को चाहिए जॉब, जॉब से पहले क्या चाहिए? इंटर्नशिप, इंटर्नशिप से पहले क्या चाहिए? नॉलेज। इसी चीज पे हम काम करके और इसे हम आउटपुट की तरह हम निकालने जा रहे हैं। मेरा बहुत पहले का एक्सपीरियंस है, 15 साल से 17 साल से हम इस फील्ड में हैं और हम बहुत बच्चों को बहुत अच्छे जगह हम पहुंचा चुके हैं। इसलिए मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि हम भी अभी मिनिमम 400 से 500 बच्चे को सेट अच्छे जगह हम कर सकते हैं। सर, बच्चे जो होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं जी। एक तो हाई क्वालिफाइड बच्चे होते हैं, उनका भी किसी रीजन से IIT के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं हो पाता है। दूसरे मीडियम बच्चे होते हैं, तीसरे लो रैंक के बच्चे होते हैं। तो ये तीनों तरह के बच्चे को आप कैसे कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए अप्रोच क्या बताते हैं आप? देखिए, इसके लिए क्या है कि जैसे हम बच्चे को देखे हैं कि जिनका रैंक 1 लाख के अंदर है, अप्रॉक्स 1 लाख है, उनको अच्छे जगह कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता, अच्छे ब्रांच गवर्नमेंट में तो नहीं मिल पाता है। तो उस केस में क्या है कि वो अंत में प्राइवेट कॉलेज आते हैं और उनको अच्छे बच्चे हैं वो, क्योंकि 1 लाख रैंक इज नॉट बैड एनी हाउ। अब क्या होता है कि वो बच्चे जब आते हैं तो उनको भी सेम टाइप के टीचर पढ़ाते हैं। दूसरा है जो नॉर्मल स्टूडेंट है
जो बहुत कंपटीशन का तैयारी नहीं किए हैं मगर अच्छा 10+2 किए हैं, उनको भी सेम टाइप के टीचर पढ़ाते हैं और एक साथ ही पढ़ाते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, लोकल बच्चे होते हैं, लोकल, जो कि पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, वो कॉलेज आते हैं तो कॉलेज को एडमिशन से मतलब है और वो भी एक साथ पढ़ते हैं। अब मेरा यही टारगेट है कि जो अच्छे बच्चे हैं अगर वो एडमिशन चाहते हैं लेने के लिए, टॉप फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा प्रोग्राम है जिसमें पढ़ेंगे। अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम किसी लोकल जगह ही पढ़ें, तो हम हमेशा ये कहेंगे कि ऐसे फैकल्टी देखिए, ऐसे कॉलेज देखिए जिसका फैकल्टी बहुत अच्छे लेवल का हो, जो अपने फैकल्टी को डिस्क्लोज कर पाए कि मेरे फैकल्टी किस लेवल के हैं, और ये भी श्योरिटी लें कि हमें अच्छे फैकल्टी पढ़ाए। ये नहीं कि पीएचडी किए हुए हैं, ये नहीं कि ये ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं। टॉप मींस टॉप होना चाहिए। इसलिए हम तीनों लेवल के स्टूडेंट, क्योंकि मेरे पास तीनों लेवल के स्टूडेंट आते हैं और हर लेवल के स्टूडेंट आईआईटी पहुंचते हैं, पीएसयू पहुंचते हैं और थोड़ा सा आगे पीछे टाइम लगता है, बस इतना ही कहानी है। इसलिए इसमें कोई भी शंका नहीं है कि बच्चा बहुत अच्छा है या नॉर्मल है, बस तैयारी करेगा बच्चा आगे बढ़ेगा, इतना विश्वास है। सर जैसा कि मेरा जानकारी में है आप गेट का भी ट्रेनिंग देते हैं जी। तो अच्छा ये बताइए बच्चों को कब ये स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में बच्चे आते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं। हम ये कहेंगे कि जो भी तैयारी करना चाहते हैं हायर कंपटीशन का या गवर्नमेंट जॉब के लिए या अच्छे कंपनी के लिए, तरीका ये है कि जो आपका टारगेट है उस टारगेट को समझिए कि उसमें क्या क्या पूछता है। इंजीनियरिंग में क्या है कि 40 से 50 सब्जेक्ट है, सब मिला करके मिनिमम को 7 सब्जेक्ट नॉर्मली एक सेमेस्टर में होते हैं और कम से कम 3 साल का है 6 सेमेस्टर। उसके बाद भी आगे भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं और प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो 40 to 50 सब्जेक्ट सब मिला करके होते हैं। अब इसी बीच में बच्चों को 12 से 13 सब्जेक्ट ही मेनली होता है, जिससे वो कहीं भी किसी कंपनी में जा सकते हैं, किसी कंपटीशन को निकाल सकते हैं। ये सभी 12 से 13 सब्जेक्ट पर फोकस करना होता है। तो बच्चों को ये चाहिए कि हमें जिस कंपटीशन बैठना है उसका सिलेबस क्या है और हमें क्या क्या चीज पर ज्यादा फोकस करना है और उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे लाएं और एग्जाम पास होने के बाद भी कैसे पढ़ें। इसीलिए हम लोग उस तरह से काम करते हैं कि एग्जाम के बाद भी हम पढ़ाई करते रहे उस सब्जेक्ट का, जिससे कि मेरा कंपटीशन में कोई खराब ना जाए और हम अच्छे जगह प्लेस हो पाए और साथ ही साथ गवर्नमेंट में जाएं या प्राइवेट में जाएं, किसी कंपनी में हम सेट हो सके। सर बच्चे मेच्योर नहीं होते हैं, जस्ट 12th पास करके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो मेच्योरिटी नहीं होने के कारण इन्हें पता नहीं होता स्ट्रीम का कि कौन सा स्ट्रीम हमें चूज करना चाहिए। तो आप बच्चों को स्ट्रीम चूज करने के लिए कैसा सलाह देंगे? तो स्ट्रीम में क्या होता है कि सही बच्चे आज की डेट में कंप्यूटर साइंस और इसके एलाइड ब्रांचेज जैसे एआई, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी ऐसे सिलेक्शन कर रहे हैं। और ध्यान रखना है कि मैकेनिकल भी खराब नहीं है, इलेक्ट्रिकल भी खराब नहीं है, ना सिविल खराब है। मैटर ये करता है कि आगे जहां जाना चाहते हैं उसका आप तैयारी कैसा कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ इंजीनियरिंग की तैयारी कर लें और उसके बेसिस पर हम कहीं चले जाएं तो उसमें कि नॉर्मल जॉब ही नहीं मिलेगा। और नॉर्मल जॉब का मतलब 15-20 हजार, 15-20 हजार तो कोई भी आपको दे देगा। 30 हजार का भी जॉब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है पर मंथ में, भले ही 4 लाख लगता हो पैकेज मगर कोई खास नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जिस चीज का तैयारी करना चाहते हैं उस 4 साल में 12 ही सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए अच्छे से। नॉर्मली एग्जामिनेशन पास कर जाएंगे। एग्जामिनेशन पास करने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको जो बताएंगे। फेल होने के लिए आपको तैयारी करना होगा, पास होने के लिए कोई तैयारी नहीं करना होगा, आसानी से पास कर जाएंगे। तो 12 से 13 सब्जेक्ट होते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। उससे क्या होगा कि कोई भी कंपटीशन आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए ब्रांच में कोई मैटर नहीं करता है, हर ब्रांच के लिए आगे है कंपटीशन, आगे कंपनीज है, उसका ही तैयारी करना चाहिए। बच्चों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए कॉलेज सिलेक्शन के समय? देखिए कॉलेज सिलेक्शन के वक्त क्या होता है कि कॉलेज वाले आपको कोई भी कमिटमेंट दे देंगे, ऐसा कमिटमेंट देते रहेंगे कि वो वर्चुअली होता नहीं है। आपको 3 चीज पे ध्यान देना है, कहीं भी जाए 3 जो कंपोनेंट्स है। आपको बिल्डिंग नहीं देखना है कि बिल्डिंग अच्छा है, ग्राउंड अच्छा है, तो वो सब नहीं, क्योंकि आगे वो सब का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। सिर्फ ये सोचना है कि आपका ब्रेन जो है कैसे ट्रेनिंग ले रहा है, किस फैकल्टी से ट्रेनिंग ले रहा है। पहले टीचर देखिए, बिल्डिंग्स कुछ नहीं होते हैं, हम हमेशा बार बार करें। टीचर को देखिए, टीचर मेरा कैसा है। सेकेंड चीज ये है कि क्या कॉलेज मुझे प्लेसमेंट दिलाएगी। सेकेंड पॉइंट ये देखिए, 2 ही पॉइंट है, क्योंकि आप पैसे खर्च करें जॉब के लिए और जॉब हो सकता है अगर कॉलेज ध्यान देती है, तो हमेशा कहते हैं। इसलिए 2 चीज ही ध्यान देना है, तीसरा कुछ नहीं ध्यान देना है। हमें अच्छा फैकल्टी चाहिए, टॉप लेवल का फैकल्टी चाहिए और सेकेंड मुझे प्लेसमेंट चाहिए, बस। अच्छा सर ये तो हो गए कॉलेज सिलेक्शन के समय। अच्छा ये बताइए कॉलेज जो होता है बहुत बड़ी इमारत होती है, बहुत सारा फोकस होता है, इन फोकस में बच्चे चकाचौंध हो जाते हैं जी। उस चकाचौंध से किस तरीके से बच्चा निकले? नहीं, ये इम्पॉसिबल वर्ड है। हम आपको कॉलेज का नाम बताते हैं और आप जब मेरे पास आएंगे हम कॉलेज का नाम बताएंगे, आप जाएंगे और वहां एडमिशन ले लेंगे।
पेरेंट्स हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बच्चे जैसे कॉलेज को देखेंगे एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि कॉलेज का इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह का चीज है कि बच्चे उसमें सम्मोहित हो जाएंगे, वो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ऐसे ऐसे कॉलेज हम देखे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतरीन है, बच्चे जिद कर देंगे मुझे यही लेना है एडमिशन, इसलिए बच्चे क्या है कि वहां पर फंस जाएंगे। मगर हम यहाँ पर तेजी करने के लिए पेरेंट्स हमेशा समझाने की कोशिश करें कि तुम्हें क्या चाहिए, बिल्डिंग पर नहीं लेना है, उनके लैब को देख एडमिशन है। लैब क्या होता है कि एक लैब होता है एप्पल लैब, अब किसी नाम से लैब होता है, डेल लैब, ओके यहीं पढ़ाई हुई है, वो कुछ नहीं होता है, वो सब कहानी की चीज है। हमेशा कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई बुक से होती है। कंप्यूटर की पढ़ाई 4 घंटे की होगी, बुक से पढ़ाई 10 घंटे की होगी। इसलिए हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर या समथिंग नहीं फंस जाएंगे। इसलिए पेरेंट्स हम ये कहेंगे कि ऑलवेज अवेयरनेस दीजिए बच्चों को कि किस तरह के कॉलेज में सिलेक्शन ले, कैसा सिलेक्शन होना चाहिए। इसलिए हम आपको एक प्लान के साथ आए हैं कि टीचर मेरे पास जो भी हैं सभी आईटीएंस हैं, और आईटीएंस के थ्रू ही हम पढ़वाएंगे, नॉर्मल ढंग से नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए क्या है कि सिलेक्शन के वक्त टीचर और प्लेसमेंट हम बार हम इसके बाद तीसरा चीज बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रिजल्ट वही है और दूसरा कुछ नहीं है। बच्चे फंसेंगे जरूर, इंफ्रास्ट्रक्चर या उनको झूठे वादा करा करके उनको फंसा दिया जाएगा। क्या होता है, इकोनॉमी भी कैटेगरी में बटा हुआ है। एक हाई इकोनॉमी वाले बच्चे होते हैं, एक मीडियम इकोनॉमी वाले बच्चे होते हैं, एक लो इकोनॉमी वाले होते हैं। हाई इकोनॉमी वाले बच्चे तो होते हैं किसी भी कॉलेज में चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए पैसे की कोई महत्व रखता नहीं। लेकिन मीडियम और लो कैटेगरी वाले बच्चों की जैसे ही हम बात करते हैं तो ये मामला फंस जाता है। जैसा कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो नॉर्मल इनकम वाले होते हैं वो नॉर्मल कॉलेज ही खोजते हैं, बट बच्चे होते हैं ऐसे कि वो अपना डिमांड करके पेरेंट्स कैपेसिटी बढ़वा देते हैं। ऐसा भी हम देखे हैं, क्योंकि बच्चों को लुभा दिया जाता है, वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे एडमिशन या बहुत सारी चीज करते हैं जो पेरेंट्स का इनकम नहीं है 20-25 हजार इनकम है, और जब बच्चे कॉलेज आते हैं देखते हैं कि 80-90 हजार इसका फी है सालाना, वो बच्चे एडमिशन नहीं जाते, क्योंकि सबको अच्छा कॉलेज चाहिए। और पेरेंट्स को कहते हैं कि नहीं, मुझे 1.5 लाख जो सालाना का कॉलेज है वो मुझे चाहिए। और बच्चे के सामने मम्मी पापा जो भी पेरेंट्स हैं थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, कर्जा लेकर के कहीं से कुछ करके उनको क्या करते हैं, पढ़वा। तो यहाँ पर जो रैंकिंग है, यहाँ पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों को मिलकर सोचना होगा कि क्या चाहिए। दोनों को मिल करके, सिर्फ स्टूडेंट देखेगा तो अपना डिजायर बहुत हाई होगा। पेरेंट्स अगर एलिजिबल है कि 4 लाख 5 लाख पर ईयर खर्च करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो टॉप कॉलेज में जाए, वो आपको क्वालिटी देगा। हमारे अंदाज से जो हम क्वालिटी देंगे उससे अप्रॉक्स 60-70% जो टच किया जाएगा, 60-70%, 100% नहीं किया जा सकता है। इसलिए उस केस में वो अच्छे कॉलेज जाएं, 4 लाख 5 लाख खर्च करते हैं। बट मेरे यहाँ क्या है कि 2 लाख के अंदर का कहानी है, क्योंकि हमें एक बड़ा स्कोप लेना है और हमें रिजल्ट के लिए काम करना है। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा पैसे पर फोकस नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, तभी हम बिलीव कर पाएंगे कि सब चीज अच्छा चल रहा है। सर, आप रिसर्च के फील्ड में भी रहे हैं जी, और आपने बहुत सारे कॉलेज का रिसर्च किया है, तो हमें ये बताइए कि कॉलेज को हम कैसे कैटेगराइज करें, कि ये कॉलेज जो है वो हाई रैंक में है, ये मीडियम रैंक में है, ये लो रैंक में है। इसका बहुत सिंपल तरीका है, मेरे रिस्पेक्ट में जो तरीका है वो हम बता रहे हैं। किसी का ये नहीं देखना है कितना एकड़ का है, देखना है सिंपल, कौन सा कॉलेज टीचर को लिस्ट कर पा रहा है जो पढ़ाएंगे। फर्स्ट, अगर कॉलेज सभी टीचर का लिस्टिंग करता है वो टॉप हो गया, उसको नीचे नहीं कहा जाए। सेकेंड, प्लेसमेंट, ध्यान से देखेंगे, टीचर अच्छा होगा प्लेसमेंट होगा। इसको समझने के लिए आपको कॉलेज के नियर ही जाना पड़ेगा। टीचर में कुछ गलत नहीं हो पाता है, प्लेसमेंट में गड़बड़ हो सकता है। इसलिए तरीका है कि कॉलेज के अगल बगल में जाए और पता करें कि सचमुच में यहाँ का प्लेसमेंट क्या है। वहां के बच्चों से 4 साल का कहानी है, आप पैसे ऐसे नहीं दीजिए, बच्चे को गलत ढंग से किसी को बोलने से नहीं भेजवाइए। ये 2 चीज अगर आपको सही मिल गया, समझिए उसको टॉप मान लीजिए। मीडियम हो जाता है कि चलो प्लेसमेंट दिखा रहा है और टीचर का कुछ लिस्टिंग कर रहा है, कुछ बड़े नाम दे रहे हैं, तो चलो ठीक है। थर्ड कैटेगरी होता है जो कुछ नहीं बताते हैं, प्लेसमेंट खाली बोलते हैं, होता नहीं है, और फैकल्टी भी कोई नहीं बताता है फैकल्टी कौन है कौन नहीं है। उस समझिए सबसे लास्ट कैटेगरी हो गया, वहां पर पढ़ाई करना ना करना सब एक ही जैसा चीज है। सर, एक मिथ इससे जुड़ा हुआ और है, ये मिथ ये है कि बच्चे समझते हैं, बच्चे और पेरेंट्स समझते हैं कि इस कॉलेज का फी 5 लाख है, यानी ये कॉलेज तो जरूर टॉप होगा, और ये कॉलेज का फी 1 ही लाख है, जबकि फैकल्टी वाइज ये कॉलेज भी ठीक है। लेकिन ये मिथ है, ये मुझे तो जहां तक लगता है ये मिथ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने रिसर्च किया है इस फील्ड में, तो आपको ज्यादा अनुभव है, तो क्या ये मिथ है या ये सही है? ये मेरा मानना बिल्कुल सही है ये,
क्योंकि होता क्या है कि जिसका फी ज्यादा है वो हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है, चाहे कोई भी उठा लीजिए, उसका कंपेयर कीजिए, फैकल्टी को लिस्ट कीजिए, उनका प्रोफाइल देखिए और लिखिए पहले, और जो ऐसे हैं जिनका कम है उनकी फैकल्टी का नाम और उनका क्वालिफिकेशन लिस्ट कीजिए, आपको डिफरेंस 100% आएगा। ये आना ही आना है। अगर 4 लाख 5 लाख की बात है तो हर पेरेंट खर्चा नहीं कर सकते। एक ऐसा भी लाना होगा फैसिलिटी जो हम टॉप लेवल की चीज को दे पाए 2 लाख के अंदर, ये मैटर करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 4-5 लाख में क्वालिटी मिलता है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पैसे ले रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्वालिटी दे रहे हैं, और हम ये कहते हैं उसमें डिनाई नहीं करेंगे कि वो कॉलेज खराब है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेंटेन किया जा रहा है। इसलिए हर एक के पास कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए उतना पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेरे पास जो सिस्टम है उसके हम बारे में बात करते हैं। और बच्चे के पास अगर ज्यादा कैपेसिटी है 4 लाख 5 लाख खर्च करने का, तो ऑब्वियसली जाएं, खर्च करें, सेटिस्फैक्शन जहां मिलता है वहीं लोग काम करते हैं। पढ़ाई की बात है तो पढ़ाई सब बराबर करेंगे, किसी को पढ़ाने से भी ये नहीं कि हम पूरा जानकारी हो ही जाएगा, पढ़ाने के बाद भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा मेहनत करना होगा, तब बराबर नॉलेज हो पाएगा। सर अभी जो हमने सुना है और देखा भी है कुछ बच्चों को आपके पास, जो आप गेट ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उसमें ऑल इंडिया रैंक 7 भी है, ऑल इंडिया रैंक 109 भी है, ऑल इंडिया रैंक 119 भी है, 3 भी है, तो ऑल इंडिया रैंक 3 भी है, ऑल इंडिया रैंक 5 भी है। ये जो रैंक आपके बच्चे लाते हैं, तो आप बच्चों के साथ किस तरीके से बच्चों को प्रिपेयर करते हैं इसके लिए? देखिए होता क्या है कि बच्चे नॉर्मल होते हैं। यहाँ पर तो ऐसा कहानी है कि बच्चे 4 साल का बीटेक करके आए और 4 साल यहाँ बैठ के पढ़ाई की, यहाँ पर बैठ के पढ़ाई की 4 साल, 1 साल कोचिंग की, सेकेंड टाइम की, फिर भी नहीं हुआ, थर्ड टाइम लगे, फोर्थ टाइम, यानी कि वो देते रहे और एक दिन आईटी के लिए पहुंच गए। कहानी क्या है, अगर नॉलेज कम है तो ये नहीं कि नहीं होगा, उसके लिए एक लेवल है कि अगर उस लेवल बच्चा पहुंच गया तो निकालेगा। अगर मान लीजिए बच्चे बहुत पढ़ लिख के आए, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, ऑब्वियसली क्या है कि एक लेवल ही तो है, उस लेवल को टच करना है कि हमें 70% मार्क्स लाना है, तो ऑब्वियसली कि उस लेवल को टच करने से आगे बढ़ जाएंगे। अब बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, वो तैयारी नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आता है, जो सिंपल एक तरीका है। इसलिए जो तैयारी करते हैं उसका रिजल्ट आता है। ये मैटर नहीं करता है कि वो स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, दोनों पास करते हैं, दोनों का रिजल्ट आता है। इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये हमेशा हम कहते हैं कि बच्चा कैसा भी हो कोई मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि जब से वो पढ़ाई कर रहा तब से वो कर रहा है कि नहीं। अगर वो करेगा ही नहीं पढ़ाई तो कोई दुनिया का ऐसा चीज तो है नहीं कि उसको आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो भी रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, उन सबको भी नॉलेज हो जाता है। इसलिए क्या है कि नॉलेज तभी होता है जब बच्चे पढ़ाई करते हैं। बच्चे जब कॉलेज जाते हैं तो उनका डिजायर काफी अप होता है, वो अपने आप को किसी IITian से कम नहीं समझते। हाँ, और फैकल्टी भी उनको उस तरीके का ट्रीट करते हैं कि यू आर अ जीनियस। मैं वैसे बच्चों की बात कर रहा हूं जो मीडियम है। तो कब कौन से ईयर में जाकर उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि हमें किस ओर जाना है? हमें सरकारी कंपटीशन की ओर भागना है, हमें गेट का प्रिपरेशन करना है, हमें PSU का प्रिपरेशन करना है, तो वो कब डिसाइड करें? देखिए ये एक एज होता है कि जब बच्चे 10+2 करते हैं और कॉलेज आते हैं तो पहले बहुत सारे न्यूज उनको मिल गया होता है, बहुत सारे थंबनेल मिलते हैं, बहुत सारे रील्स मिलते हैं कि करोड़ों का जॉब मिलता है। तो फर्स्ट ईयर में सबका मानना होता है कि किसी का कुछ भी हो जाए मुझे 1 करोड़ का जॉब मिलेगा। सेकेंड ईयर में ये पता चल जाता है थोड़ा सा, तो वो क्या करते हैं अपना लेवल 50 लाख पर ले आते हैं। फिर 1 साल और हो जाता है थर्ड ईयर में, तो कहते हैं ठीक है 20 लाख में भी चलेगा। तो फोर्थ ईयर आते हैं करके मुझे कोई जॉब चाहिए। देखिए लेवल ऐसे चेंज होता है। जी हाँ, बस इसी पे मैंने आपको पूछा। और अब होता क्या है कि अगर बच्चे सोचे कि कब तैयारी और कैसा करना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है कि आप कभी भी कंपेयर करेंगे किसी भी कॉलेज को, तो आप पहले नियर अबाउट कोई गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए, जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है, NIT ले लीजिए, IIIT ले लीजिए, IIT ले लीजिए और कॉलेज लीजिए, वहां का देखिए एवरेज क्या है फर्स्ट। अगर उससे एवरेज कोई कॉलेज दिखा रहा है तो आप उसको समझिए। दूसरा चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं तैयारी किस ईयर में करने के लिए, तो फर्स्ट ईयर तो नहीं के बराबर ही रखिए। फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट मेनली होते हैं, वही पढ़ना होता है। फर्स्ट ईयर के बाद आपको सब कुछ डिसाइड करना है। फर्स्ट ईयर के बाद डिसाइड करना होगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपका मेनली सब्जेक्ट स्टार्ट मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगा, जो आपका कोड पेपर है, जो आगे इंजीनियरिंग में आगे कहीं काम आता है। तो फर्स्ट ईयर के बाद ही सोचना होगा। कुछ बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर से सोचते हैं, तो चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है, मगर फर्स्ट ईयर के बाद एन आप कर लेना चाहिए। तो RS एजुकेशन में जो बच्चे अगर चाहते हैं कि काउंसलिंग करना, तो क्या काउंसलिंग आपके पास आके कर सकते हैं?
जरूर, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि एडमिशन करवाने के लिए किसी भी कॉलेज में, तो नॉर्मली क्या होता है कि पेरेंट्स को ये मालूम नहीं होता है कि कहाँ एडमिशन करवाना चाहिए, तो वो कहीं कहीं किसी कॉलेज में लेते हैं एडमिशन, मगर बच्चों को और पेरेंट्स को ये कहेंगे पता करने के लिए कि उनका प्लेसमेंट क्या है, उनके बच्चे कैसे रहते हैं, अगल बगल में जो चाय पानी जो मैगी बेचते रहते हैं उनके सामने, तो उनके बच्चे वहाँ जो कॉलेज में पढ़ते हैं गर्ल्स बॉयज कैसे रहते हैं, क्या उनका इन्वायरमेंट है, ये जानना होता है। बिना ये इन्वायरमेंट जाने हुए पेरेंट्स अगर एडमिशन दिलवा देते हैं बच्चों को, तो वो एक तरह से फंस जाना होता है, और बच्चे हमेशा उस सोचते रहते हैं कि कहाँ फंस गए कहाँ नहीं फंस गए। तो यहीं से हमें पॉइंट है कि बच्चों को कैसे यहाँ से बचाया जाए, कि बच्चों को सही ढंग का कॉलेज कैसे मिले सचमुच में, और सही का मतलब है कि उनके टीचर से कैसे मिले। टीचर से कोई नहीं मिलेगा, टीचर से याद रखना। अब जाइए किसी कॉलेज कि मुझे फैकल्टी से मिला, 4 फैकल्टी से कहानी खत्म, आपको 10 फैकल्टी से मिलाएंगे उसी कॉलेज का जो हम बात कर रहे हैं, पर अलग कॉलेजेस का जो आपको इंटरनल चीज बताएगा कि इंटरनल क्या होता है, क्योंकि बच्चे का इंटरेक्शन कॉलेज से 95% फैकल्टी से ही। तो यही एक गाइडेंस है कि हम पेरेंट्स को अच्छी तरह से गाइड कर पाए कि कहाँ जाना चाहिए सचमुच में, और जो बच्चे पढ़ेंगे जिनसे वो किस तरह के हैं ये जानकारी होना चाहिए, और वही बताएंगे मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि टीचर ही सब कुछ जानते रहते हैं कॉलेज के बारे में। तो यही मेरा एक गाइडेंस का एक तरीका है। सर, आप जो कॉलेज में रिसर्च करते हैं, डिफरेंट कॉलेज का जो रिसर्च आपने किया है, वो रिसर्च करने के बाद दिल्ली एनसीआर को चुना कि बच्चों को सही गाइडेंस देंगे, तो उसमें कहीं कोई कठिनाई आपको महसूस हुई या आपके रिसर्च में इजीली मिले? देखिए मेरे पास क्या है कि कंप्लीट टीम है, और ये टीम क्या होता है कि अच्छे ढंग से प्रॉपर ढंग से काम करती है। मुझे भी लगता है कि अगर मान लीजिए कि अगर हम कोई किसी नॉर्मल स्टेट का कोई डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कर ले, वहाँ के 4-5 कॉलेज हैं, हम किसी से बात कर ले और वहाँ काम स्टार्ट करते हैं, तो बच्चे के पास चॉइस कम होता है। पहला है कि बच्चे का चॉइस समझना होता है, क्योंकि कुछ आगे पीछे करके कुछ कॉलेज अच्छा कुछ खराब मिलना ही मिलना है, तो बच्चे का कुछ चॉइस भी होता है, उस चॉइस को जानना होता है। इसलिए ऐसी जगह काम करना जहाँ 15-20 कॉलेज हो मिनिमम, और अगर हम 50-60 किलोमीटर का रेडियस ले लें दिल्ली में, तो समझिए कि वहां पर आपको 100 कॉलेज मिल जाते हैं, 60-70 तो जॉब मिलेंगे। तो ऐसी जगह काम करना जहां ज्यादा बच्चे हों और ज्यादा कॉलेजेज हों, जहां बच्चों को सही ढंग से आउटपुट मिल सके, मेरा ट्रेनिंग मिल सके, आईटीएंस का जो ट्रेनिंग है वो मिल सके, और जहां इजिली फैकल्टीज अवेलेबल हो, ट्रेनर अवेलेबल हो, वही सिलेक्शन करना अच्छा रहता है, जिससे बच्चों को बहुत अच्छा हेल्प मिल सके। इसलिए दिल्ली एनसीआर का सिलेक्शन मेरे लिए बेस्ट है। नोएडा में जहाँ पे नॉलेज पार्क है, वहाँ बहुत सारी कंपनियां भी हैं। जरूर, तो बच्चे को आसान हो जाता होगा कि कंपनी है, वॉकिंग इंटरव्यू भी जाके कर लिए, तो ये भी आपका एक रिसर्च का में ये भी नॉलेज पार्ट टू चुनने का एक कारण होगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, और ये नहीं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिर्फ कंपनी में जा करना है। नियर अबाउट जो कॉलेज है बच्चे वहीं रहते हैं, तो क्या होता है मैक्सिमम फैसिलिटी पहले इंटरफेस में वही देना होता है जहां की बच्चों को कम खर्चा हो कहीं आने जाने में। इसलिए क्या होता है कि सिलेक्शन वही करना होता है जहां बच्चे के लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो। अगर हम बहुत अच्छा चीज भी दे रहे हो और ये डिस्टेंस में हो, आने जाने में टाइम बर्बाद होता है, तो समझिए कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। इसलिए सिलेक्शन करना होता है ऐसे चीज का, जैसे कि मेरे पास ट्रेनिंग के लिए, गेट का ट्रेनिंग के लिए है, तो नियर टू आईआईटी दिल्ली जगह होता है। नियर आईआईटी दिल्ली का मतलब है कि यहाँ पर आईटीएंस भरे हुए हैं, और जैसे पास आउट होते हैं वो समझिए कि अगल बगल में रहते हैं, यहाँ पर भरे हुए हैं हजारों की संख्या में। तो क्या होता है कि फैकल्टी बहुत अच्छी मिल जाती है, टॉप रैंक करके फैकल्टी मिलते हैं। तो सिलेक्शन वही करना चाहिए जगह पर जहाँ की चीज इजिली अवेलेबल हो, अच्छे से ग्रोथ कर पाए। दर्शकों, अब तो मेरे लिए कोई हिचक नहीं है, क्योंकि मैं प्रिंसटन रिसीवर को काफी दिनों से जान रहा हूं, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार एडमिशन लेने से पहले आपके मन में क्या है हम नहीं जान रहे, आप किस कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहते हो नहीं जान रहे, लेकिन मैं ये सजेशन आपको जरूर दूंगा कि आप एक बार आरएस एजुकेशन विजिट करें, वहां का काउंसलिंग करें। ये मैं नहीं कह रहा कि आपको जो कहा जाए वही, आपके विवेक स्वविवेक पे वो निर्भर करता है कि आप कौन सा कॉलेज चुनोगे, लेकिन मैं ये सजेशन आपको जरूर दूंगा अपने एक्सपीरियंस पे कि आप एक बार आरएस एजुकेशन में विजिट करना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि एजुकेशन का क्वालिटी क्या है, किस तरीके के कॉलेज हमें चूज करना चाहिए। इकोनॉमिकल, मैंने कहा ही कि इकोनॉमी बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि आप अगर बीटेक कर भी रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने इकोनॉमी को सुधारने के लिए कर रहे हो,
और हम ये कहना चाहते हैं कि RS एजुकेशन में आते हैं तो मोर देन 1 लाख रुपीज का आपको कूपन मिलेगा, जिसमें कि आप उसको इजीली रूप से यूज कर सकते हैं इस 4 साल में जो आपका बीटेक है उसमें आराम से। अच्छा, 4 साल में ही वो कूपन यूज हो सकता है? हाँ, इसमें BCA के बच्चे हैं और MCA के भी बच्चे हैं जो ये भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा क्या है कि कंप्यूटर साइंस को हम फोकस करते हुए इस पर हम काम कर रहे हैं। समझिए कि आपके लिए एक ऐसा चीज आ रहा है सामने में जो कोई दे नहीं सकता है। आपको सिर्फ ब्लॉक की दुनिया में रहने के लिए सिखाया जाता है। सही ढंग से, अच्छे ढंग से रहना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है तो RS एजुकेशन आपको हेल्प करेगा। तो दर्शकों, नेक्स्ट वीडियो में आपको RS एजुकेशन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देंगे। इसी के साथ सर वीडियो का अंत करते हैं और आपको शुभकामनाएं। आपने एक न्यू वेंचर स्टार्ट किया और बच्चों को काफी सहूलियत होगा इससे, मैं तो यही मानता हूँ। मोर देन 15 ईयर का एक्सपीरियंस है। आपने डिफरेंट कॉलेज में जाकर एक टीम बनाई, उस टीम के द्वारा रिसर्च करवाया, तो आपसे बेस्ट तो कोई नहीं बता सकता। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। थैंक यू। ठीक है सर, ओके।